थर्ड वाले में थोड़ा फंस रहे होगे। कोई नहीं, ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा। किसमें? चारों में? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। सिक्स? किसमें सिक्स? थ्री? कार्बन तो बैलेंस हुआ नहीं। यहाँ पे तो 12 हो गया, वहां पे तो सिर्फ 3 है। फ्रैक्शन में करके देखो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शनल में भी तो आ ही सकता है, कोई किसी ने मना थोड़ी करा है कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। बिल्कुल आ सकता है, हम करेंगे भी। चीटिंग क्या है, हिंट दे तो दिया। अच्छा चलो, पहले फर्स्ट टू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सार्थक फर्स्ट वाले में क्या आएगा बताओ। ठीक, सिंपल सा था। चिराग सेकंड वाला बताओ। हाँ, उससे मुझे उधर कुछ C6H6। अब कार्बन तो 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 × 2 8, और उधर कितने? 6, तो बराबर नहीं हुए। तो यहां पर हम इसको 3 कर देंगे, अब ये बराबर हो गए। राइट, तो फर्स्ट टू तो ऐसे हो गए। अब थर्ड वाले का 2 4 4 6, हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। पहले एक बारी मैं फ्रैक्शनल वाला तरीका भी बता। ये हम जेनेरिक फॉर्मूला, हमारा एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने 10th में कार्बन आयन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, अब पूरा हाइड्रोकार्बन का एक चैप्टर है हमारा, वो वहां पे पढ़ेंगे डिटेल्ड एक्सप्रेशन कैसे होता है। अभी मैं एक सिंपल सा बताता हूं। तो यहाँ पे कार्बन कितने? 2, तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, और उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 कर देंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 × 2 4, और यहाँ पे 3, तो 4 + 3 7। 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है, उस मुझे रिएक्टेंट में भी 7 चाहिए। तो अब इसको मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट 7/2 करके लिख दूंगा, तो मेरे पास यहाँ भी 7 आ जाएंगे। राइट, तो 7/2 × 2 कट के मेरे पास डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो यहां पे हमें एक नई चीज सीखनी है कि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक, और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस 2 को एक काम करो, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 7 रखो, जब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस पूरे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहां भी आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं बैठेगा? फॉर, हाँ ठीक, तो ये 10th का जो हमने पढ़ा था वो है। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे 10th के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल वाटर देगा। अब यहाँ पे उसको बस स्विच क्या कर देंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2O देगा। तो वहां पे जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करी, उसी को डायरेक्ट अब मैं उठा के मोल्स में ले आऊं। तो वहां जितने एटम्स थे, यहाँ पे डायरेक्ट अब उतने मोल्स बन जाएंगे, और कुछ नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं। जितना एटम उतना ही मोल, डायरेक्ट चेंज कर दोगे, कुछ और ध्यान देना ही नहीं, कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ,
वॉल्यूम गैसेस के लिए मैं यूज करूँ, क्योंकि गैसेस के लिए ही वॉल्यूम का यूज है। अदरवाइज सॉलिड हो या लिक्विड हो, वहां पे मास कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है। गैस में मास नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो वहां पे मैं उसकी वॉल्यूम मेजर कर लेता हूं। तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए यूज करेंगे जहां भी यूज करेंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। क्लियर है इतनी चीज? ठीक। अब वो क्या करेगा, इस पे क्वेश्चंस बनाएगा। क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, एक तो चलो मैं दिखाता हूं पहले। हाँ ठीक है, चलो इसी की बात करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 1.3। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स जो प्रोड्यूस होगा बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। और ये उसने मुझे रिएक्शन दिया। ठीक, अच्छा पहले चीज तो ये देखना है मुझे, जो उसने रिएक्शन दिया है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये रिएक्शन देख के बताओ बैलेंस्ड है या नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये बैलेंस रिएक्शन उसने मुझे दिया है। तो पहले हम जो काम करेंगे, यहां से एक रिलेशन बना लेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि अगर मैं, हमसे उसने मांगा है मीथेन और वाटर, तो हम सबसे पहले मीथेन और वाटर का रिलेशन बना लें। तो यहां से मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करके मुझे दे रहा है 2 मोल वाटर के, इस रिएक्शन के हिसाब से। नहीं वो तो हम कर ही सकते हैं, बट समझना है ना कि हुआ कैसे, रिलेशन तो समझना जरूरी है। तो 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करके मुझे दे रहा है 2 मोल H2, राइट। या तो सिंपल और सिंपल, 1 मॉलिक्यूल मीथेन का मुझे दे रहा है 2 मॉलिक्यूल वाटर। ये रिलेशन तो हमें पता है। अब इसी को मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मॉलिक्यूल से आ गया मैं 1 मोल पे, 2 मॉलिक्यूल से आ गया मैं 2 मोल पे। तो 1 मोल मीथेन का मुझे दे रहा है 2 मोल H2O। ठीक, अब इसको हम वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने मुझे अमाउंट दिया है। तो मोल्स का रेशियो निकाल के इसको मैं वेट में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर उससे मैं यूनिटरी मेथड निकाल के कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक, तो CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का +4 इंटू कितना आ गया। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि मोलर मास ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बट यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम। तो मोलर मास मीथेन का कितना आ गया, और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास। तो मतलब 1 मोल का मास है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन मुझे दे रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगेन वाटर का मास 2 × 1 +16, तो ये आ गया 18, और 18 × 2, तो ये आ गया 36 ग्राम। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 16 ग्राम कार्बन हमें दे रहा है 36 ग्राम वाटर। और उसने हमसे क्या पूछा है कि 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर मिलेगा, तो मुझे डायरेक्ट इस रिलेशन से वो मिल गया। तो इसीलिए स्टोशियोमेट्री जरूरी है। पहली चीज सबसे पहले चेक करूंगा इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है, फिर मैं देखूंगा उसने क्या दिया है और क्या मांगा है, और उनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करूं। तो मैंने देख लिया कि 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, उसी को डायरेक्ट मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया कि 1 मोल से मुझे 2 मोल मिल रहे हैं। फिर सिंस उसने अमाउंट दिया है तो मैंने मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करा, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं सेम करा, बस यूनिट मैंने ग्राम पुट कर दिया, बाकी सारा स्टेप सेम। तो मुझे पता चल गया कि 16 ग्राम से मुझे मिल रहा है 36 ग्राम, और उसने मुझसे भी पूछा कि 16 ग्राम से कितना मिलेगा। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना बन गया, 36 ग्राम। तो ये है हमारा स्टोशियोमेट्री, कि एक चीज उसने दी होगी, दूसरी मांगेगा। उसको कैसे करेंगे, बैलेंस इक्वेशन से कोफिशिएंट जज कर लोगे, और उन कोफिशिएंट के बेसिस पे हम या तो मोल्स या अमाउंट को फिगर आउट कर लेंगे। क्लियर है ये बेसिक चीज? ठीक, अभी तुम्हें मोल्स का उतना आइडिया नहीं होगा, कोई नहीं, वो मैं कल तुम्हें बता दूंगा। बट ये वाला तो बैलेंसिंग वाला तो एस्पेक्ट क्लियर है कि 1 से 2 मिल रहा है, तो उससे हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, एक मिनट, मेरी बुक, 1 मिनट रुको, मैं बुक लेके आता हूँ, उसमें थोड़ा क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन क्वेश्चन देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 grams of CO2 after combustion. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताओ कितने मोल्स मीथेन के फॉर्म होंगे जब आप 22 ग्राम्स ऑफ CO2 को कंबस्ट कर रहे हैं। कंबस्ट का क्या मतलब होता है कि बेसिकली आप ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हो। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब ये रिएक्ट करके मुझे क्या दे रहा है? नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये रिएक्ट करके देगा CO2 प्लस H2O। और ये हमने कार्बन वाले चैप्टर में भी देखा था कि कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जब आप कंबस्ट करते हो तो आपको CO2 मिलता है, और अगर हाइड्रोजन है तो H2O भी मिलता है। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। पहला प्रोसेस सबसे पहले अगेन चेक करना कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बताओ बैलेंस्ड है या नहीं है? तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करोगे, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब उसने क्या बोला है? इसका पूछा है और इसके 22 ग्राम्स दिए। तो मतलब मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, राइट? तो रिलेशन क्या है कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का मुझे दे रहा है एक मॉलिक्यूल CO2। ये रिलेशन है डायरेक्ट। अब इसी को डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट कर दो कि एक मोल CH4 हमें एक मोल CO2 दे रहा है। जो मॉलिक्यूल का रिलेशन वही मोल का रिलेशन एज इट इज, ठीक। अब उसने मुझे अमाउंट दिया है यहां पर CO2 का। तो पहले काम करते हैं, एक मोल CO2 का मास निकाल लेते हैं। तो कार्बन का मास 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना आएगा? ये 44 ग्राम। तो मुझे मिल रहा है 44 ग्राम CO2 जब 16 ग्राम मीथेन यूज हो रहा है, राइट? मीथेन का भी हमने निकाला था 16 ग्राम आया था। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। किससे रिलेशन आया? स्टोशियोमेट्री से। पहले चेक करा बैलेंस है या नहीं, नहीं थी तो पहले बैलेंस करा, फिर वहां से जो दो कंपाउंड्स की बात करी थी उनका रिलेशन निकाल लिया। रिलेशन निकाल के अब हमने अमाउंट्स पे अपना एस्पेक्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो 44 ग्राम CO2 से मुझे मिल रहा है 16 ग्राम CH4, ये पता चल गया मुझे। अब उसने मुझे दिया है 22 ग्राम्स ऑफ CO2 और पूछ रहा है कि कितना मीथेन में चाहिए होगा, बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मुझे पता है कि 44 ग्राम CO2 को 16 ग्राम मीथेन चाहिए। ये मिनिमम आपकी एक रिक्वायरमेंट है। 16 ग्राम मीथेन होगा तभी 44 ग्राम CO2 मिलेगा। ये मैंने यहां से स्टोशियोमेट्री से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे CO2 उसने कितना दिया? 22 ग्राम। तो सिंपल सा प्रोसेस है, यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि अगर 44 ग्राम से इतना मिल रहा है तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 16 बाय
44 यूनिटरी मेथड, क्योंकि हाँ उसने हमें इसका अमाउंट दिया और इसका पूछा। हाँ तो मैं इस तो उसने मुझे बोला कि 44 ग्राम से 16 ग्राम मिल रहा है, तो मैंने पता कर लिया कि 1 ग्राम CO2 को कितना मीथेन चाहिए होगा, तो वो आ गया 16/44। अब उसने मुझे कितना दिया है 22, तो 22 ग्राम से कितना होगा 16/44 इंटू 22, तो ये 2 ये 8, तो यहां पे हमारे पास आ गया 8 ग्राम CH4। तो पहले मैंने 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, फिर उसने 22 बोला, तो मैंने डायरेक्ट इसको इंटू 22 करके अमाउंट ऑफ CH4 निकाल लिया। राइट, तो स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर मैं देखूंगा किन कंपाउंड्स की वो बात कर रहा है, उनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा, और जो भी उसने एक चीज देके दूसरी चीज मांगी है उसको फिर मैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके अपना आंसर बना दूंगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, चलो और क्वेश्चन नेक्स्ट। उसने क्या मांगा है? मोल, हाँ तो मोल निकाल देते, मोल्स निकाल देते। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट है 8, मोलर मास है 16, तो ये डायरेक्ट आ गया 0.5। बस, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखते हैं, जो कि होता है गिवन वेट जितना उसने दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास अगेन मॉलिक्यूलर मास में वैल्यू सेम रखोगे, बस यूनिट को आप ग्राम कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट मास व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of CaCO3 CaCO3। अब CaCO3 अगर याद हो 10th में पढ़ा था हमने व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिससे हमें एक शाइनी अपीयरेंस मिलती है, तो अब उसी की यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो पहले तो इक्वेशन बनाने की ट्राई करो इससे। हाइड्रोजन कहां से आएगा? रिएक्टेंट में है कहीं हाइड्रोजन? फिर बताओ सार्थक, क्या लग रहा है इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी सिंपल। हीट कर दिया, उसने बोल दिया इतना, तो उसने बता ही दिया कि इसको हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो ये तो मुझे पता है। अब बचा मेरे पास पीछे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, मैंने CO2 बना दिया उसको। तो ये इक्वेशन बन गई। अब पहला काम चेक करना बैलेंस है या नहीं, तो बताओ बैलेंस है या नहीं निकुंज? क्या नहीं बैलेंस है? यहाँ पे 3 है, वहां पे कितना है प्रोडक्ट में टोटल? हम्म वो उस पर अभी बात आएंगे, पहले मैं ये चेक करूं जो इक्वेशन मैंने बनाई वो बैलेंस है कि नहीं। तो ये बैलेंस्ड है। ठीक, अब यहाँ पे अब वो बात कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस, उनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट मुझे दे रहा है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का।
तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का। मॉलिक्यूल को डायरेक्ट मोल में हमने कन्वर्ट कर लिया इस रिलेशन से। अब वो बोल रहा है विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब उसने मुझे दे दिए कैल्शियम कार्बोनेट के 3 मोल। तो अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 3 मोल से कितने मिलेंगे? 3 मोल। क्लियर है ये? रिएक्शन बैलेंस था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मोल का रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। फिर उसने 3 मोल दिए थे तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 3 मोल्स हमें मिल जाएंगे। अब उसने हमसे मांगा है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मास 3 इंटू उसका मोलर मास। तो मोलर मास अब इसका कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व होंगे, राइट? तो इसका ये स्टेप्स लिख लेते हैं आगे के लिए हमें याद रहे, राइट? स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्टोशियोमेट्री क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेप लिखो, क्रिएट अ बैलेंस्ड chemical reaction, create a balanced chemical reaction. Step 2, establish relationship के साथ ब्रैकेट में लिखो मोल रिलेशन between the given and the asked compound और लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा सॉल्व अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन। Solve according to the values given. ठीक, क्लियर है चीज? अब इसको थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ा। अभी तक क्या है, एक दिया है, दूसरे का अमाउंट मांगा है। नेक्स्ट चीज क्या इसमें करते हैं, वो बात आती है वहां पे आपकी लिमिटिंग रिएजेंट की। इसको लिमिटिंग रिएजेंट। अब ठीक, ये फिर से इसकी इक्वेशन यूज करते हैं, बैलेंस इक्वेशन है ये। अब यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन
1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर के दे रहा है, राइट? यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा है। तो 2 मोल हाइड्रोजन को मिनिमम 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी हमें 2 मोल H2O मिलेगा। ठीक। अब जैसे कोई भी रेसिपी है, मान लो घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, इंस्टाग्राम खोला, कोई बहुत बढ़िया डिश मिल गई, मम्मा को बोला कि मम्मा ये बना के खिलाओ आज। तो मम्मा क्या करेंगी? नेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगी, रेसिपी ढूंढेंगी। रेसिपी में क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि अच्छा नमक इतना होना चाहिए, कॉर्नफ्लावर इतना होना चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि इतना ही डालोगे, ना इससे कम चलेगा ना इससे ज्यादा चलेगा। सेम चीज यहां पर है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो उसको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उससे कम में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। रिएजेंट अभी हम नहीं बोलेंगे, ये है मेरा लिमिटिंग फैक्टर कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। 2 मोल हाइड्रोजन को मिनिमम 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वाइस वर्सा 1 मोल ऑक्सीजन को मिनिमम 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। इससे कम में दोनों का काम नहीं बनेगा। इससे ज्यादा है बहुत बढ़िया, बट इससे कम में तो होगा ही नहीं, राइट? इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास हाइड्रोजन तो 2 मोल है बट ऑक्सीजन सिर्फ आधा मोल है, तो अब ये हाइड्रोजन बोलेगा। तो अब हाइड्रोजन बोलेगा कि मुझे तो 1 मोल चाहिए था, आपने मुझे आधा मोल दिया। तो अब जितना प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए था, मतलब ये 2 मोल, इतना प्रोडक्ट अब फॉर्म होगा नहीं। अब कितना होगा? जितना आधे मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो मतलब 1 मोल ऑक्सीजन से अगर मुझे 2 मोल मिल रहे थे, तो आधे मोल से कितने मिलेंगे? 1 मोल। तो अब मुझे 2 मोल की जगह 1 मोल मिलेंगे, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल मिल रहे थे। तो अगर उसको आधा कर दोगे तो यहां भी आधा हो जाए। ऐसे केस में वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जितना प्रोडक्ट था उसको ये लिमिट कर रहा है। क्योंकि ये तो बोल रहा है कि मैं 2 मोल वाटर फॉर्म करूंगा, बट ये बोल रहा है कि नहीं, मेरा अमाउंट कम है, तो 2 मोल की जगह हम सिर्फ 1 मोल H2O को फॉर्म करेंगे। हाँ, जिस रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट घट रहा है, मतलब उससे ज्यादा बन सकता था बट उसका अमाउंट कम है तो प्रोडक्ट भी कम बन रहा है, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। हाँ। क्या? हाँ। हाँ। तो वहां पे अगर हाइड्रोजन कह रहे हो बंद कर दूं मैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना चाहिए? तो फिर कुछ बचेगा थोड़ी। यहां पे क्या होगा कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, 1 मोल आपके पास एज इट इज बच गया। हाँ। तो वो तो होगा ही ना, वो पूरी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट चीज वही तो मैं बोल रहा हूं कि लिमिटिंग कब होता है? जब आपके पास दूसरा रिएक्टेंट बच रहा है, बट ये बोल रहा है कि अब मैं पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया हूं, तो हम और प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं कर सकते। जो एक्सेस में है वो तो बैठा है, वो तो बोल रहा है कि मेरे अभी मेरी अमाउंट है, मैं फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता हूं। बट जो कम अमाउंट में है वो कंप्लीटली यूज हो गया। अब सिंस रिएक्टेंट यूज हो गया है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए उस केस में हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। हम्म। हाँ। तो रिएक्टेंट्स में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा, उससे कम बन रहा है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। तो यहां पे हाइड्रोजन के हिसाब से मुझे 2 मोल H2O मिलने चाहिए थे। हाइड्रोजन तो बोल रहा है मेरे पास 2 मोल है तो हम वाटर 2 मोल बना सकते हैं, बट ऑक्सीजन बोल रहा है कि मैं सिर्फ आधा मोल ही प्रेजेंट हूं, तो हम 1 मोल बनाएंगे। तो जो कम अमाउंट फॉर्म कर रहा है वो मेरा बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे ऑक्सीजन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है ये चीज?
तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगेन स्टोशियोमेट्री यूज करोगे, फिर देखोगे कि कितना होना चाहिए था और किसका कम अमाउंट प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट मेरा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक, अच्छा। अब दूसरा क्या चीज आती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मान लो नींबू पानी बनाया, ग्लास पानी लिया, नींबू डाला, चीनी डाली, मिक्स कर दिया, एक गिलास बना दिया, दो गिलास बना दिया, पांच गिलास बना दिया। अब नींबू खत्म हो गए, नींबू पानी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सेम चीज यहां पे है कि जब तक रिएक्टेंट है आपके पास तब तक वो रिएक्ट करते रहेंगे, प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। जैसे ही कोई भी एक रिएक्टेंट यूज हो गया, जैसे इस केस में ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन अकेले तो H2O फॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या होगा उस केस में? वाटर भी 1 मोल ही मिलेगा। जैसे ही रिएक्टेंट खत्म, रिएक्शन खत्म, जिस वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो उस केस में ये पूछता है, पहली चीज वो पूछेगा आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। उसको हम अगेन इस स्टोशियोमेट्री से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। दूसरी चीज वो पूछ लेगा कि बताओ प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे? कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था सिर्फ वही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जब तक लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तब तक प्रोडक्ट बनता ही रहेगा। जैसे ही ये खत्म हो गया, सारा यूज हो गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हमारी बंद हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिट हो रही है। और कैसे पता करेंगे जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है? मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री से, और उसी के बेसिस पे फिर अपना प्रोडक्ट का अमाउंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? लिमिटिंग रिएजेंट बेसिक आइडिया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिखो द रिएजेंट, द रिएजेंट which gets the reagent which gets completely used or consumed, completely used or consumed is known as limiting reagent, limiting reagent। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में यही इक्वेशन लिखो, हाइड्रोजन, और उसके नीचे ये फर्स्ट लाइन ही लिखना भी यहां तक। लिख लें अब इसके नीचे लिखो 2 moles of hydrogen, 2 moles of hydrogen require at least 1 mole of oxygen, 2 moles of hydrogen require at least 1 mole of oxygen to form to form 2 moles of H2O, to form 2 moles of H2O। और वो एटलीस्ट को अंडरलाइन कर लो, ठीक है।
कोई नहीं होगा। दोनों अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गए तो जितना प्रोडक्ट बनना था उतना ही मिला, लिमिट हुआ ही नहीं तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट बना ही नहीं। जब तक ये नहीं केस हो रहा है कि जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है क्योंकि कोई एक रिएजेंट कम है, तब तक कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ठीक, ऑफ H2O, फुल स्टॉप। बट if we have if we have only 0.5 mole of O2, then we won't be able to get 2 moles of H2O. That is of H2O. That is the amount of product. That is the amount of product gets limited. Limited word को underline कर दो. Hence, पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसको. Hence, such a reagent which limits the amount of product formed is called limiting reagent. ठीक है, और फिर उसके नीचे ये वाला लिखो, इस लिमिटिंग रिएजेंट वाली लाइन के नीचे उसी का ये एस्पेक्ट लिख लो ताकि पता रहे. लिख लिया ये. अब इसके नीचे बस एक लाइन लिख लो कि since O2 is limiting the amount of H2O formed, hence it is the limiting reagent. और फिर इसके नीचे एक पॉइंट बना के लिख लो कि the amount of product formed depends only on the amount of limiting reagent. ठीक है, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा. राइट, तो आज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फिजिक्स, अभी हम उस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, अभी टेम्परेचर पे उसका कुछ नहीं है हमारा, अभी बस रिएक्शन में जब अमाउंट दिया है तो उस पर क्या होगा वो बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इससे कर लिया. नेक्स्ट क्लास में अब इस पे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, चलो फिर अब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.